तो दोस्तों अभी हमारे पास टाइम उतना ज्यादा है नहीं, तो लगभग 100 दिन हमारे पास बचे हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ 100 डे स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेंस एग्जाम 2025-26। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक और मिनिमम गोल मानोगे वो 180 मानना। अगर इससे ऊपर आता है तो समझना कि बल्ले बल्ले है, और अगर कम है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या है कि हमने इस पूरे के पूरे 100 दिनों को अलग अलग 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है डे 1 से लेकर डे 40 तक। फेज 1 में जो चीज रह गई होगी उसको रैप करना है हमें फेज 2 में, और ये हमारे पास टाइम रहेगा 41 डे से लेकर 70 डेज तक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेईई मेंस का एग्जाम बहुत करीब है, तो अब हमारी प्लानिंग भी बहुत खतरनाक होनी चाहिए ताकि जेईई मेंस के एग्जाम में हम लोग फोड़ सकें, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और अपने परसेंटाइल को 98, 99 और 100 परसेंटाइल तक लेकर जा सकें। तो दोस्तों अभी हमारे पास टाइम उतना ज्यादा है नहीं, तो लगभग 100 दिन हमारे पास बचे हैं। अब इन 100 डेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसीलिए मैं लेकर आया हूं 100 डे स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेंस एग्जाम 2025-26। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। हम लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है उसका पहले हमें गोल सेट करना है कि हमें चाहिए क्या, मिनिमम क्या चाहिए, फिर वहां से कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को प्रिपरेशन वो मिनिमम तक पहुंचने का तरीका भी क्या होगा, राइट। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक और मिनिमम गोल मानोगे, ठीक है, जेईई मेंस का जो स्कोर मानोगे वो 180 मानना है। अगर इससे ऊपर आता है तो समझना कि बल्ले बल्ले है, और अगर कम है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो भाई गोल पहला हमारा ये है कि 180 प्लस इन जेईई मेंस, ताकि हम लोग कम से कम टॉप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज तो प्राप्त कर ही सके। और अगर हमारा जेईई मेंस अच्छा होता है और फिर उसके बाद हम एडवांस के लिए तैयारी करते हैं तो हमारा जेईई एडवांस के अंदर भी एंट्री मिल सकती है भाई। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी प्लानिंग पर, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता पर। और इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। उसमें सिलेबस करने में मास्टरी तरीके से कैसे उसको कवर करें, कैसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, कैसे हम लोग अपनी स्पीड को बिल्ड करें, एक्यूरेसी को मेंटेन करें, और जो भी हमारा वीक एरियाज रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे वीक रह गए हैं या जिन कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत होती है, उनको कैसे हम लोग स्ट्रेंथ बनाएं, पावर बनाएं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले अब हमारे पास क्या है कि हमने इस पूरे के पूरे 100 दिनों को अलग अलग 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है डे 1 से लेकर डे 40 तक। डे 1 से लेकर डे 40 तक आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल कोर टॉपिक्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। यानी जितने भी आपके केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के कोर टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है। अब एक बात सुनिएगा, अब ये मत करने लगना कि भाई जो पुराने जो आपके पास अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है फॉर एग्जांपल, या तो आप उनसे रिवाइज करिएगा। अभी नोट्स बनाने मत बैठ जाने लगना, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाने बैठने चले गए तो टाइम वहां पर लग जाएगा, और अभी नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। या तो आपके पास 100 नोट्स हैं, या फिर बेटा जी तरीका यह है कि आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाना, जो भी लेक्चर आपका होता है वहां पर स्लाइड्स तो होती ही हैं, डाउनलोड स्लाइड्स या डाउनलोड पीडब्ल्यू नोट्स, ठीक है, ऐप जो भी आज का लेक्चर देखा होगा आप वहां से डाउनलोड करना। ठीक है, रियल वाले नोट तो आप लोगों ने नोटबुक में बनाते ही हो, जब आप लेक्चर लेते हो तो नोट्स तो आप बनाते ही हो। उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं, जब दोबारा नोट्स नहीं बनाने हैं, दोबारा क्या करोगे, आप पढ़ोगे, देखोगे, रिवाइज करोगे, टॉपिक को क्लियर करोगे और फोकस करोगे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, पढ़ने पर नहीं, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करोगे। फिर आपको क्या करना है भाई, फॉलो पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग, सॉल्व 10 ईयर फॉर जेईई क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। जैसे कि आप लोग टॉपिक वाइज की मैं बात करूं तो मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है, जो मैंने अभी एक तरीके से एक बुक को एनालाइज किया है, देखा है और मैंने समझा है कि वो बुक कौन सी हो सकती है। तो पीडब्ल्यू के एक 7 ईयर पीवाईक्यू सीरीज की एक बुक आती है, बहुत प्यारी बुक है भाई। हर चैप्टर के अंदर कम से कम भी 200 प्लस पीवाईक्यूज हैं, और इतने पीवाईक्यूज की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना लास्ट 7 ईयर की, मैं कह रहा हूं भाई अलग लेवल पे प्रैक्टिस हो जाती है, अलग लेवल पे। तो वो बुक अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई बुक प्रेफर कर रखी है तो आप उसी पर स्टक रहना। अलग अलग बुक बदलने का कोई मतलब नहीं होता। आपने जो भी कोचिंग के नोट्स बनाए होंगे, जिस भी क्लास के आपके नोट्स होंगे, आप वहीं से पढ़ना बेटा, क्योंकि रंग बिरंगी किताबें पढ़ने से रैंक नहीं निकलती है। एक टाइम पर कि हम ये भी पढ़ लेंगे, हम वो भी पढ़ लेंगे, या कभी कभी लगेगा कि यार दोस्त ने तो ये वाली बुक ले रखी है, मैं भी ये वाली बुक ले लेता हूं, इससे ज्ञान होगा। नहीं, आपके पास जो बुक है
आप उसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कहा जाता है कि अगर अच्छा स्कोर करना है या सफल होना है तो एक किताब को कई बार पढ़ना पड़ता है, ना कि अनेकों किताबों को एक एक बार। ठीक है, देखिए भाई, 6 से 8 घंटे की आप लोग स्टडी रखोगे, मिक्स ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिस एंड शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट टेस्ट सॉरी, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो 6 से 8 घंटे के हमारे होंगे ये लेक्चर से हटके होंगे। अगर आपको ये लगता है कि सर जी हम लोग क्लास लेते हैं और हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास मिलाकर ही 6 घंटे हो जाते हैं, तो सर अब तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम तो नोट्स बना ही नहीं पाएंगे, या हम तो टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, ये उससे अलग 6 से 8 घंटे हैं। मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरत है मेहनत करने की, क्योंकि आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, हर इंसान अपने आप को यह फील कराना चाहता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं। जब आप स्कूल में जाते हो तो बहुत सारे बालक और बहुत सारी लड़कियों के बीच में भी आप खड़ा होकर यह फील करना चाहते हो कि भाई टीचर मुझे कहे कि आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, चाहे वो क्रिकेट में ही क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अब वो हमारे अंदर ना एक गुण होता है अपने आप को बेस्ट फील कराने का। अब टाइम आ चुका है पढ़ाई में बेस्ट फील करने का, कि हमें फील करना है अपने आप को कि हम पढ़ाई में बेस्ट हैं, ताकि हम सबको फील करवा सके कि हम बेस्ट हैं। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा जेई के सेलिब्रेशन में, उस दिन जो आप अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी देखोगे ना, वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। वो लाइफ में एक ही बार खुशी मिलती है दोस्तों। और अगर आपको उस चीज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए कि सोसाइटी में कि हाँ भाई दिस इज मी, क्या कह रहे थे तुम लोग, देखो मैंने आईआईटी करा, क्योंकि आईआईटी हर एक नहीं करता, ध्यान रखिएगा, मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो आईआईटी करता है वो उसका नाम वर्चस्व बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, फेज 2 में हम लोग क्या करेंगे, फेज 2 में हम लोग अपना सिलेबस सारा रैप कर चुके होंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज फेज 1 में रह गई हो, उसको वहीं पर छोड़ना नहीं है कि यार अब तो फेज 2 स्टार्ट हो गया, मैं फेज 1 की चीज छोड़ देता हूं, नहीं। फेज 1 में जो चीज रह गई होगी उसको रैप करना है हमें फेज 2 में, और ये हमारे पास टाइम रहेगा 41 डेज से लेकर 70 डेज तक। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिलेबस को रैप करना है और टेस्ट जोन अनलॉक करना है। यानी अब हम आ चुके हैं अपने टेस्ट मोड में, टेस्ट मोड अनलॉक करना है, यानी अब हमें खूब टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे और अपनी एक एरर लिस्ट या एरर लिस्ट नाम से एक नोटबुक बनाएंगे। अब आप कहोगे सर जी ये एरर लिस्ट नोटबुक क्या है? मैंने कहा देखो यार, हम लोग भी आपको पढ़ाते हैं और काफी लोग आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में टीचर अब काम आने वाला है आपके, वो आएगा टेस्ट, मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट को सिर्फ टेस्ट ना माने या फिर कोई ऐसे एक पर्चा होगा, ये बेटा जी एक अध्यापक ही, एक टीचर ही है जो दिखता भी नहीं है लेकिन आपको सिखा बहुत कुछ देता है। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, वो सारी की सारी प्रॉब्लम या कभी कभी नेगेटिव मार्किंग, वो सारी चीजें जो आपसे हो रही है एक अलग सेपरेट नोटबुक में लिखोगे। और याद रखिएगा, ये वही प्रॉब्लम होंगी जो आगे चलकर आपका स्कोर बढ़ाएंगी। स्टार्टिंग के पहले टेस्ट में हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आए, नंबर कम आएंगे, दूसरे टेस्ट में भी हो सकता है नंबर कम आएंगे, तीसरे नंबर में भी हो सकता है नंबर और कम आए, पर जो निरंतर करता हुआ जाएगा, इन मॉक टेस्ट को देता हुआ जाएगा, तो बेटा मैं 10वें टेस्ट की गारंटी देता हूं कि आपको 3-4 चीजें सुधर जाएंगी। एक तो 3 घंटे के अंदर एग्जाम कैसे कवर करना है, ये एक्यूरेसी, क्या छोड़ना है, क्या करना है, ये सारी बातें पता लग जाएगी। और उसके बावजूद आपके नंबर में जो उछाल आएगा वो 10-20 नंबर का नहीं होगा, 50 से 100 नंबर का उछाल आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। आपको जो भी आप टेस्ट दोगे बेटा, आपको उसको एनालाइज करना है। और मैं आपको यह भी बता दूंगा भाई, टेस्ट देना आसान होता है पर टेस्ट को एनालाइज करना ही मुश्किल होता है। हम लोग एज अ स्टूडेंट, अभी मैं टीचर की तरह बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं एज अ स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट की तरह सोचूं तो मेरे मान लो एक टेस्ट में नंबर आए 150, अब मुझे क्या सोचना है कि यार मुझे अगली बार 160 पे जाना है, 170 पे जाना है, तो मैं अगले वाले टेस्ट में 160 को टारगेट करते हुए चला जाता हूं। तो हो सकता है 160 भी आ जाए, हो सकता है 170 आ जाए, 140 आ जाए। फिर अगली बार जब 160 पे मैं पहुंचा तो अब मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे 170 पे जाना है। नेक्स्ट टेस्ट में 170 टारगेट को बनाते हुए उसको अचीव भी कर लूंगा। फिर उसके बाद एकदम से 3-4 टेस्ट देंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट देते होंगे नंबर बढ़े होंगे, फिर अचानक से जब आप चौथे 5वें टेस्ट में आओगे धड़ाम से नीचे गिरोगे। हो सकता है कि 200 मार्क्स स्कोर कर रहे थे लेकिन अचानक से 100 पर आ गए, वो 125 पर आ गए, तो आपको पता क्या लगेगा,
सर स्टार्टिंग में सब कुछ था, लेकिन अब सर टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे सर, मेरा तो सब कुछ क्लियर था। अरे मेरे भाई सुनिए, एक टेस्ट में नंबर बनाने से कभी आपको सुपर नहीं समझना है, और एक टेस्ट में नंबर कम होने से कभी आपको लोफर भी नहीं समझना है, लूजर भी नहीं समझना है, समझे? आपको क्या करना है, अगर आपने हर टेस्ट को एनालाइज करना चालू कर दिया, एनालाइज करने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए उनको सेपरेट नोटबुक में दोबारा से सॉल्व करना चालू कर दिया। जो पॉइंट्स तुम्हें नहीं समझ में आते, जैसे कई बार विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और वो स्टेटमेंट आपने पढ़ी ही ना हो, उसको भी लिखो, उसके भी मतलब को समझो। आप जिस दिन नंबर को साइड में रख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर दोगे, तो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, 4 टेस्ट तक अगर आपने एनालाइज करना चालू कर दिया, तो 5वें टेस्ट में आपके नंबर गिरेंगे नहीं, ऐसे उड़ जाएंगे। ये गारंटी कहता हूं मैं बात को। एनालाइज करिए, और जब भी एनालाइज करने की बेटा आपके अंदर आदत लग जाएगी, तो आप लगातार इसको कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक कि आपका जेईई मेंस का रियल एग्जाम ना आ जाए। फिर टूल्स टू यूज, कौन कौन से टूल्स हम यूज करें सर, ताकि हम बहुत सारे टेस्ट दे पाएं, टेस्ट का वो प्रेशर झेल पाएं, टेस्ट का वो प्रेशर झेल पाएं। वो बहुत सारे बच्चों के बीच में क्या हम लोग अपने पैनिक को, या जो अपने दिल है उसको थाम रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? तो उसके लिए बेटा जी मैं आपको बताऊं, मैंने एक सीरीज देखी है पीडब्ल्यू के अंदर, और जिसको हम लोग कहते हैं रियल टेस्ट सीरीज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रियल टेस्ट सीरीज। अब ये जो रियल टेस्ट सीरीज है ना बेटा, तो रियल टेस्ट सीरीज एक्चुअल में क्या है कि जैसे जब आप इसमें किसी भी टेस्ट को देना चाहोगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो 1 वीक पहले ही हो। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो बेटा आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, और जब एडमिट कार्ड जनरेट होगा तो आपको उसका वेट भी लगने लगा ना कि यार एडमिट कार्ड निकला कि नहीं निकला। फिर जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो आपके नियर बाय, ये मत सोचना कि ये टेस्ट वहीं पर होता है जहां पर विद्यापीठ या पाठशालाज हैं, नहीं, ये टेस्ट हर एक सिटी के आसपास कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या करा है कि जो भी आपके टाउन, जो भी आपके सिटीज के आसपास जो सीबीटी लैब्स होती है उनको हम हायर करके रखते हैं, या हमारी खुद की लैब होती है। ठीक है, वहां पर आपको ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। ढेर सारे बच्चे आते हैं अलग अलग गांव से, अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग स्कूल से। ठीक है, और वहां पर सारे बच्चे गैदर होते हैं जैसे कि रियल टेस्ट में होता है। सेम ढेर सारे लैपटॉप होते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच में आपको बैठ के देना पड़ता है। ठीक है, तो ये टूल आप यूज कर सकते हो। और इवन अगर आप जा नहीं सकते, आपको लगता है कि भाई टाइम कहीं ना कहीं हमारा दिक्कत में आ सकता है कि हम सर जी हर दिन ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे पता है कि हर दिन ये टेस्ट होता भी नहीं है। ये टेस्ट आपका वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार ऐसे हुआ करेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब तुम्हें बुलाकर, और बाकी ऑनलाइन मतलब घर बैठ के आपका टाइम को देखो, टाइम को रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, टाइम खराब नहीं कर सकते, ना तो आप खुद का खराब कर सकते हो, ना हम आपका खराब करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन भी बेटा अनलिमिटेड टेस्ट होते हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रेटजी में फेज 3 की। फेज 3 में हमें हार्ड कोर मोक्स पर आ जाना है, रिवीजन फेज पे आ जाना है, और ये जो टाइम पीरियड चलेगा ये 20 दिन का चलेगा, 71 डेज से लेकर 20 डेज तक। इसमें क्या करना है आपको, अल्टरनेट डेज एक टेस्ट करना है और एक रिवीजन, एक मॉक टेस्ट एक रिवीजन। और जैसे ही आप टेस्ट दोगे, क्योंकि टेस्ट तो 3 घंटे का है, अभी बचा हुआ तो बहुत लंबा दिन है, उसमें आप एनालाइज करोगे, फिर रिवीजन पे लग जाओगे अगला दिन, फिर अगला अल्टरनेट डेज पर फिर आएगा आपके पास टेस्ट, तो आप उसको फिर करोगे। ठीक है, टारगेट एटलीस्ट 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस ड्यूरेशन के बीच में आपको कम से कम 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, जिसमें फिजिक्स, जिसमें केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स तीनों आते हो। रिवाइज नोट्स फ्रॉम कोचिंग, एनसीईआरटी एंड एरर लिस्ट। देखिए बेटा, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ाई करते हो उसके नोट्स पर आपको फोकस करना है, और आपको पता है कि आपके अध्यापक एनसीईआरटी को इन्वॉल्व करके ही रखते हैं। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने कोचिंग नहीं ली है, वो एनसीईआरटी से भी बेटा लाइन टू लाइन पढ़ सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह का पेपर तो ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की लाइन से भी क्वेश्चन दिख जाते हैं। ठीक है, एरर लिस्ट का मतलब है कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी आप लोगों को कि भाई एक नोटबुक बनानी है, जो सारी की सारी एरर उसमें आप अपनी लिखना, अपनी एरर, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना वो भी तुम्हारा एरर में है, जो स्टेटमेंट तुम्हें समझ नहीं आई वो भी तुम्हारी एरर में है। तो उन सबको एरर लिस्ट को समझना और उस एरर लिस्ट को पढ़ते रहना, ताकि जब रियल जेईई मेंस आए तो दिक्कत ना आए। उसके बाद है यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर फॉर्मूलाज, इनऑर्गेनिक एंड एक्सेप्शंस।
आप लोगों को क्या करना है कि पूरे नोट्स पढ़ने मत बैठ जाना कि हमें एक्सेप्शन याद होना चाहिए डिटेल में, नहीं। छोटे छोटे शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखो, बस डायरेक्ट देख कर हो गया, देख कर हो गया, देख कर हो गया, इस तरीके से। देन गोल्डन रूल तो आपको पता ही है भाई आईआईटी वाले बच्चों के लिए, डोंट रीस्टडी एवरीथिंग। बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ना है। ओनली रिवाइज व्हाट यू फॉरगेट और व्हाट ट्रबल्स यू इन मॉक्स। मतलब केवल वही चीज पढ़नी है जो आप भूल गए हो, या फिर वो चीज पढ़नी है जो आपको टेस्ट में सता रही है, जो टेस्ट में आपको परेशान कर रही है। ठीक है। अब है भाई फेज 2, फाइनल स्ट्रेच स्ट्रेटजी। अब हमारे पास फाइनल बूस्ट भी लेना है हमें, और चिल मोड में भी रहना है, क्योंकि जैसे जैसे जेईई मेंस आपके पास आएगा आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका डर भी बढ़ जाएगा। अब उस डर को भी कवर करना है, ठीक है, और चिल भी मारना है, और पढ़ना भी फुल डिटेल में है, यानी फुल जोश के साथ है। तो भाई फाइनल स्ट्रेच स्ट्रेटजी हो गया कि 6 मॉक टेस्ट आप दोगे इन 10 दिनों के अंदर, 6 फुल मॉक टेस्ट। डीप रिव्यू करोगे, मतलब एक एक चीज का रिव्यू करना है आपको कि भाई हम कितना टाइम कहां पर ले रहे हैं, सारी बातों का। रिवाइज एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था केमिस्ट्री के से पेपर एनसीईआरटी से भी बन जाता है। तो जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ले रखी है, जो बच्चा कहीं पढ़ा नहीं है, जेईई में सी केमिस्ट्री वो भी कर सकता है भाई, अगर वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ ले तो, और समझ ले तो। पढ़ना आसान होता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। फिर आप इन 5 दिनों के अंदर लास्ट के 5 ईयर के फुल पेपर इन एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग में, यानी 3 घंटे का सेट बनाओगे और फुल पेपर को सॉल्व करोगे, जिससे आपको लगेगा कि हमारी जो आदत है वो 3 घंटे में एग्जाम होने की कवर हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि 3 घंटे के अंदर आपको एग्जाम खत्म करना है। चिल इन बिटवीन, डोंट ओवरबर्न। ध्यान रखना, अगर आपने प्लानिंग ऐसे कर रखी है कि मुझे 1 घंटा बैठना है, 1 घंटा पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 1 घंटा पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 1 घंटा पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, तो आप ऐसा ही करें। कभी ऐसा ना करें कि यार चलो 2 घंटे पढ़ लेता हूं, 10 मिनट का ब्रेक, अरे चलो 3 घंटे पढ़ लेता हूं, फिर बाद में आधा घंटा देखूंगा। इससे क्या होगा कि एक दिन जोश बना रहेगा, 2 दिन जोश बना रहेगा, आप खत्म हो जाओगे और स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में पढ़ें, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, अच्छे खाने पीने का ध्यान रखें, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी है, पर हाँ घी खा सकते हो, घी खाना है, वो भी देसी घी। देसी घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर शाम के टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे तो कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी ज्यादा नहीं, चावल ज्यादा नहीं, हल्का चीजें। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता होगा कि जेईई मेंस के एग्जाम तक थोड़ी सर्दियां भी आ जाती है, उस टाइम पर कुछ बच्चों को फीवर हो जाता है, कुछ बच्चों को जुकाम हो जाता है, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है भाई कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है भाई? न्यू रिसोर्सेज एवरी वीक, स्टिक टू वन ट्रस्टेड मटेरियल सेट। ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि तुमने अपने दोस्त का देखा कि यार वो उसके पास वो वाली बुक है, चलो ये भी ले लेता हूं। इससे नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी। जो भी साल भर आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास सेट है, आप वही यूज करेंगे, कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो भाई अपनी ही बुक पर ट्रस्ट करना है। स्टडिंग लेट नाइट इफ स्लीपी, आप लेट नाइट तक बेटा पढ़ सकते हो, और यदि आपको बेटा जी लग रहा है कि आपको नींद आ रही तो उसी टाइम सो जाना है, क्योंकि उसके बाद आप फोकस नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे किसी चीज को कि अगले दिन तक आप याद कर पाओ, ठीक है। सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नोरिंग एनालिसिस ऑफ मॉक, दिस इज वेयर द रियल ग्रोथ हैपेंस। मतलब अगर आपने टेस्ट देकर उसको एनालाइज किया, एनालाइज नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, और यही गलती बेटा ऐसी होगी कि आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, आपको अवॉइड करना है इग्नोरेंस को, अवॉइड करना है इग्नोरेंस को कि भाई हमें एनालाइज करके भी क्या ही करेंगे। आप एनालाइज करो तो सही, एक बार मानो तो सही अपने टीचर की बात, आप 100% बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो भाई जेईई माइंडसेट स्क्वाड, विनर्स आर नॉट बोर्न लकी, दे आर बिल्ट थ्रू कंसिस्टेंसी, एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। यानी विनर्स जो हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते, वो अपनी मेहनत से विनर बनते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी लगन और अपने बलिदानों से। अब बात आती है कि बलिदान कैसे है। बेटा जो आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, जो आप अपने दिमाग को झुलसा रहे हो, जो रात रात भर पढ़ रहे हो, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात है। और मुझे ये बात पता है कि इतिहास वही लिखता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है। तो आप एक बहुत अच्छे रास्ते पर हो, आप बिलीव करो
जैसा आप कर रहे हो ना, ऐसा हर बच्चा नहीं करता, पूरे दुनिया के बच्चे ऐसे नहीं करते, पर आप बहुत यूनिक होकर आप लोग इतना सोचकर इतनी मेहनत कर रहे हो। मेहनत सबकी झोली में नहीं होती, मेहनत से सब बचते हैं। सब लोगों को आपने देखा होगा, जो पुराने लोग होंगे, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो हमारे, ठीक है, कि भाई हमें तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्यों, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहता था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है ताकि हमें अपने देश को बदलना है, पर हाँ ये जरूर कहते थे कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में मेहनत है तो आप इस मेहनत को स्वीकारिए, ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए और थैंक यू बोलिए उसको कि आपने हमें संघर्ष चुनने का मौका दिया, क्योंकि संघर्ष ही आपको तरासेगा। कंफर्ट में रहकर तो आपकी जो त्वचा है वो कोमल हो सकती है, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बी अ मैन, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और ये सोचे कि हमने चूज करी है चीजें, मेहनत की, और ये जब हमने चूज करी ली है जेईई मेंस की प्रिपरेशन, तो इसके अंदर आने वाली सारी बाधाओं को का सामना करना भी हमारा ही उत्तरदायित्व है। हम ही इसको आगे बढ़ाएंगे। जब हमने कोई चीज स्टार्ट करी तो उसके उत्तरदायित्व भी हम ही है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो फाइनली आप बहुत प्यारे प्यारे कॉलेजेस में भी जाओगे। ध्यान रखिए कैसे, आईआईटी दिल्ली, सर मेरा सपना था आईआईटी दिल्ली में जाना, सर मेरा सपना था सर आईआईटी बॉम्बे में जाना, सर मुझे तो आईआईटी रुड़की में पढ़ना है भाई, क्योंकि ये फर्स्ट आईआईटी था। अरे सर, काफी बातें आपने बताई, पर मैं एक बात यही बताऊंगा बेटा एंड में, कि ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे दौर कहीं, आज भी मेहनत जारी है। और ये मेहनत हमारी तब तक जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोगों का, आप लोगों का सपना पूरा ना हो जाए, और उस सपने का नाम है आईआईटी। तो दोस्तों मिलते हैं जेईई मेंस के सेलिब्रेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।